हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है हम लोग भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग जो है पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हमने जो है विस्तार से पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे जो है मोटिवेशन बढ़ता है। आइए हम लोग जो है उसका अगला जो एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी इसको। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ही तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया और उसमें क्या है जो कि विस्तार से उसको समझेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसमें जो है उद्देश्य 1773 की जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो है उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद जो है 1784 में जो है एक नया पिट्स इंडिया एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रही होंगी जिसको दूर करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। तो उसमें देखेंगे कि क्या कमियां रही या क्या उन्होंने अपडेट किया था, 1773 के एक्ट को अपडेट किया। तो यहां पर देखेंगे हम लोग 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया। यहां पर हम लोग देखेंगे कि आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से आपको जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले 1773 में हम आपको बता चुके थे कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी और ऑफिशियली कहें तो व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है दोनों को जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। लेकिन जब समय के हिसाब से जो है इसमें परिवर्तन आया और जो कंपनी के जो कार्य थे, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। तो उसी के लिए जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोनों को देखता था, तो इसमें से जो है संशोधन करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह केवल व्यापारिक मामलों को दे दिया गया। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को दोनों को देखता था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने जैसा कि पढ़ा था। अब क्या हुआ है कि 1784 में इसकी शक्तियों को विस्तार करने के लिए जो है इन्होंने क्या काम किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सारे काम थे उन्होंने केवल व्यापारिक मामलों को जो है काम जो है सौंप दिया कि व्यापारिक मामलों के जितने भी कार्य होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। और एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मंडल कह लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल, एक नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और उनको जो है राजनीतिक मामलों के बारे में सौंप दिया गया कि अब जो है जितने भी राजनीतिक मामले हैं वो सबको आप देखेंगे। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है कुल 6 सदस्य थे। इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 जो है प्रिंसिपल काउंसिल के जो है 4 सदस्यों को शामिल किया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का कार्य जो है ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके हाथों में जो है शक्तियां दे दी गई। तो अब सीधे सीधे समझ लीजिए कि ब्रिटेन से सीधे सीधे जो है राजनीतिक मामलों को कंट्रोल किया जाने लगा। सारी शक्तियां जो है सम्राट को दे दी गई और उसके माध्यम से जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके कंट्रोल में और उसके हिसाब से चलने लगा। तो कह लीजिए कि सीधे सीधे ब्रिटेन को वो शक्तियां दे दी गई राजनीतिक मामलों की, और व्यापारिक मामलों का जो कार्य था
वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखने लगा। तो इसको कहते हैं कि भारत में दोहरे शासन की नींव। दोहरे शासन की नींव का मतलब कि जो व्यापारिक कार्य थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो देखने लगे, और जो है राजनीतिक मामलों को सम्राट देखने लगे। तो इसको कहते हैं कि भारत में दोहरे शासन की नींव पड़ी, यानी कि भारत में दो शासन चलने लगा, एक तो सम्राट का और दूसरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई लंदन में। मतलब एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई कहां पे? लंदन में, ब्रिटेन में। क्यों? अंग्रेजी अधिकारियों पर केस चलाने के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अधिकारी थे वो व्यापारिक कार्यों पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको सही ढंग से नहीं करते थे, और ये स्वयं के लिए जो है निजी व्यापार और उपहार के लिए जो है अपना खुद का स्वार्थ पाने के लिए जो है स्वार्थी वाला काम करने लगे थे, जिसके कारण जो है इतना ज्यादा इनका लालच बढ़ गया था कि कंपनी ने जो है यहां पे जो कार्य कर रहे अधिकारी हैं उन पर केस चलाने के लिए ब्रिटेन में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया। समझ पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो अधिकारी कह लीजिए कि जो भ्रष्टाचार करेंगे कंपनी के खिलाफ, उनको केस चलाने के लिए जो है लंदन में जो है एक हाई कोर्ट की अलग से स्थापना किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यानी कि जो है अधिकारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है निजी स्वार्थ और निजी व्यापार और उपहार में जो है धन संपदा लेने लगे थे या निजी व्यापार करने लगे थे, तो उन्हीं पे केस चलाने के लिए जो है ऐसा किया गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1784 एक्ट के तहत जो है भारतीय उपनिवेश में दो शासक, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारतीय उपनिवेश या भारत में जो है अब दो शक्तियां काम करने लगी, दो शासक काम करने लगे। पहला जैसे कि कंपनी के निदेशक बोर्ड, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये व्यापारिक मामले जो देख रहे हैं, और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। तो नियंत्रक मंडल के माध्यम से जो है सम्राट, और ये स्थितियां मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब ये दोनों एक साथ जो है दोहरे शासन की नींव जो है 1858 तक। कब तक चली यही नीति? 1858 तक। जब तक जो है क्राउन या ताज का शासन नहीं आ गया तब तक जो है कंपनी के निदेशक बोर्ड और नियंत्रक मंडल दोहरी नीति जो है या दोहरे शासन की नींव जो है लगातार चलती रही, और 1858 में जाके इसको जो है समाप्त किया गया। उससे क्या हुआ? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, अब इसमें देखिए बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और जो भारत का जो क्षेत्र था वो भारत का क्षेत्र हुआ करता था, केवल उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। लेकिन अब क्या है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, मतलब जिन पर जो है कंपनी ने जिन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, तो पहले कंपनी के वो क्षेत्र कहलाते थे, अब वो क्षेत्र जो है ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहा जाने लगा। यानी कि मतलब ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन की जो है वो कहलाने लगा। जिन पर जिन जिन जहां जहां पर भी जो कंट्रोल व्यापारी कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उन क्षेत्रों को जो है अब ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि ब्रिटेन शासक सम्राट की जो है कह लीजिए कि जो है उनका क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब कह रहा है कि जो है ब्रिटेन की जो सम्राट जब इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो शक्तियां अपने हाथों में ले लिया, तो अब जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारत में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को प्रशासन पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब सम्राट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी शक्तियां थी, जो कार्य थे, उन सब को जो है अपने हाथों में ले लिया। भारत में एक प्रकार से कह लीजिए कि दोहरे शासन की नींव जो है पहली बार जो है 1784 एक्ट, जब पिट्स इंडिया एक्ट चल रहा था, उसी समय भारत में दोहरे शासन की नींव पड़ गई। यहां पर आप देखेंगे गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। यहां पर आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 को हमने पढ़ा था, जिसमें को बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था, वहां पर जो है परिषद के लिए परिषद काउंसिल के 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो वहां पे जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया,
तो जो है 4 सदस्यों के जो है एक परिषद का गठन किया गया था। उसी परिषद में जो है 4 में से जो है एक संख्या कम करके जो है 3 संख्या कर दिया गया। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसमें जो है आपका जो है 1784 का लगभग पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका इसमें पूरा हो गया। और जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें जो है आपको हमने जो है विस्तार से समझा दिया। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे।